Now after plane progressive waves, let us see the standing waves. Standing waves क्या होती है? When two identical waves traveling in opposite direction along the same line interfere, then standing waves are produced. For example, if we consider two waves of same frequency, speed and amplitude, which are traveling in opposite directions along a string, same speed, amplitude and frequency, they're traveling in the opposite direction. तो उस केस में क्या होगा? y1, let us suppose this is the first wave, this will be is equals to sin omega t minus kx. ठीक है, तो opposite direction में कौन सी travel करती है? जब ये minus की जगह plus हो जाता है, so that means y2 will be equals to a sin of omega t plus kx, right? ये होता है. Now अगर मैं इन दोनों को add करूँ, y is equals to y1 plus y2, so this will come out to be 2a sin kx cos omega t. ठीक है, तो ये आ गया. नाउ अब इसके अंदर ये हमारी इक्वेशन आई. इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा आपको कि del 2y by del x square is equals to 1v square into del 2y by del t square. ये तो इस इक्वेशन को याद है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी जिससे हमारी वेव कंफर्म होती थी कि वो वेव है या नहीं है. ठीक है, तो ये सैटिस्फाई कर जाएगी, मतलब ये आपका रिलेशन आ जाएगा अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे, राइट? सो दैट मींस दिस इज अ वेव. नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमको एक और टर्म याद है कि हम जो वेव देखते थे वो हमारी कैसी इक्वेशन की होनी चाहिए थी? ax प्लस माइनस प्लस bt. लेकिन ये उस फॉर्म की नहीं है. ठीक है, सो दिस मीन्स कि ये जो है ये एक वेव तो है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रैवलिंग. ठीक है, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव. ठीक है, इट इज नॉट ट्रैवलिंग, राइट? अब ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडिंग वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव. एक चीज और, दो as है एम्पलीट्यूड, इट इज गिवन बाय 2a sin of kx. ये है एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, राइट? सॉरी, मैंने कुछ ये आपकी बुकलेट में भी जो इक्वेशन है दिस इज रॉन्ग, और ये मैंने यहाँ पे भी गलत लिखी है. दिस इज साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स है. ये आप जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो क्या यहां से क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स. ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? सेम चीज आएगी, बस ये प्लस हो जाएगा. ठीक है ना, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस ए cos ओमेगा टी sin kx. तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो जो आंसर आएगा दैट शुड हैव बीन 2a sin ओमेगा टी cos kx, राइट? तो यहां पर जो आपका एम्पलीट्यूड आएगा दिस विल कम आउट टू बी 2a cos kx. ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड आएगा. इट इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज पीरियोडिकली विद पोजीशन. ठीक है, राइट? तो ये जो एम्पलीट्यूड आपका विद पोजीशन वेरी कर रहा है, राइट? तो इस चीज को आप याद रखेंगे. नाउ द पॉइंट्स फॉर विच द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम आर कॉल्ड नोड्स, एंड फॉर दीज cos kx is equals to 0. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब cos kx is equal cos is minimum जो होता है उसको हम नोड्स कहते हैं. जब मिनिमम होता है हम उसको नोड्स कहते हैं. तो cos kx की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स पे. नोड्स वो पॉइंट होते हैं जब cos kx is equals to 0. So that means kx will be equals to pi by 2 or 3 pi by 2 or something. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? So x will come out to be lambda by 4, 3 lambda by 4 and so on. ठीक है ना, तो ये वो पॉइंट्स होंगे जब हमारी जो नेट वेव है वो वहां पर एम्पलीट्यूड विल बी 0. ठीक है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है. स्टेशनरी वेव का मतलब क्या है? इट इज नॉट मूविंग. ठीक है, जैसे ये हमारी वेव थी. ठीक है, ठीक है,
तो दैट मीन्स कि कुछ वेव ऐसी बन रही है, ऑलराइट, मतलब ये जो है दिस पॉइंट इज लैम्डा बाय 4 एंड दिस पॉइंट इज 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है, ऐसी हमारी वेव बन रही है। So these nodes they are permanently at rest, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स में ये होता है, they are permanently at rest, ठीक है। Also जो वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, that will be called as antinodes. These are nodes. और जिन पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है they are called antinodes. ये हो गया this thing. उस टाइम पे क्या होगा, cos kx will be equals to 1 plus minus 1, ठीक है, तो kx will be equals to 0, pi, 2 pi, etc. तो x will come out to be 0, lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2, ठीक है, तो ये होंगे हमारे एंटीनोड्स, राइट। अच्छा, इसके बाद जो आपकी बुकलेट में थ्योरी दे रखी है वो आप पढ़ लेंगे। बस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर ये जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसके अंदर एम्पलीट्यूड इन दोनों का, जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, इनका एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग होता है, A1 और A2 होता है, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम किस तरीके से बनेगा, इट विल बी ऑफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है ना, दिस विल बी A1 प्लस A2, right, this will be A1 plus A2 and this will be A1 minus A2, ठीक है। और इनका एक टर्म होती है which is called the standing wave ratio. Standing wave ratio क्या होता है, this is standing wave ratio, this is equals to A max, although ये बहुत ज़्यादा important नहीं है, but बस आपको पता होना चाहिए in case अगर आ जाए, A max upon A minimum which is A1 plus A2 upon A1 minus A2, या negation of A2, ठीक है। नेगेशन का मतलब कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो पहले आएगा एंड द अदर विल गेट सबट्रैक्टेड, यानी यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म नहीं है कि इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो बाकी जो थ्योरी है वो आप पढ़ लेंगे एक बार, सो दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 15। ऑल्दो ये एग्जांपल अगर आप इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू विल फील कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेट अस सी कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से प्रोसीड करना है। द क्वेश्चन सेज अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसकी पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर, राइट। हमने एक लेंथ बना लेते हैं, राइट। इज रिजिडली क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट। रिजिडली क्लैम्प्ड का मतलब यहां पर हमने इसको पकड़ के रख दिया, दीवार से चिपका दिया, राइट। Longitudinal stationary waves are set up in the rod in such a way that there are 2 nodes on either side of the midpoint, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्या कह रही है, stationary waves are produced, मतलब in such a way कि 2 nodes either side है, इधर भी midpoint के इधर भी और इधर भी, ठीक है। So that means अब rigidly clamped जो होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होंगे। जब ये rigidly clamped होती है तो वहां पर क्या होगा, नोड होगा या एंटी नोड होगा। एंटीनोड तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये रिजिडली क्लैम्प है दैट मींस कि ये यहां से अपनी जगह से नहीं हिल सकता, राइट। सो दैट मींस इट शुड बी अ नोड, इसका मतलब मिड पॉइंट पे नोड है। और ये कह रहा है कि इधर भी 2 नोड्स है और इधर भी 2 नोड्स है, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 2 नोड्स हो गए, अब क्या बचा, एक बचा फ्री एंड। ये जो एंड है इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, सो दैट मींस वी विल कंसीडर कि एक फ्री एंड है। फ्री एंड क्या होता है, मतलब यहां पे कोई किसी ने इसको पकड़ नहीं रखा, इट कैन मूव, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। एक और अदर कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है कि जो फ्री एंड होते हैं वहां पे हमेशा एंटी नोड होगा, ठीक है ना। एंड पे कभी भी नोड नहीं होगा अनटिल अनलेस इट इज क्लैम्प्ड, ठीक है। तो अगर ये फ्री एंड है तो यहां पर हमेशा एंटी नोड होगा। ये चीज आप याद रखेंगे, अभी हम साउंड्स में भी देखेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
एंटी नोड। और सिमिलरली इस जगह पर भी होगा अपोजिट साइड। राइट तो मतलब कुछ इस टाइप की वेव है। अब आपको पता है कि स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, और वो कुछ ऐसी होती हैं जब दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। वो कब होता है, जब दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विद द सेम लैम्डा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक जो हमारी पहली इक्वेशन होगी उसका क्या होगा, लेट अस सपोज अगर उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। एक हमारी ये इक्वेशन है। दूसरी वेव कौन सी हो सकती है स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करने के लिए, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx प्लस पाई, मतलब उनमें फेज डिफरेंस तो हो ही सकता है, दैट वी नो, ठीक है। तो ये दोनों हमारी हो गई इक्वेशंस, राइट। नाउ एक और चीज यहां पर हमने वेव बना ली, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा डिस्टेंस है कितना है, 1/2 मीटर। अब एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, ये पूरी इस तरीके से साइकिल, जैसे ए बी सी और लेट अस सपोज डी है, तो दैट मींस ए से सी तक एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। दैट मींस एक कंप्लीट साइकिल में ये कितना डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। और सी से डी में कितना होगा, लैम्डा बाय 4, ठीक है ना। अगर मैं बी टू सी से देखता दैट वुड हैव बीन लैम्डा बाय 2, तो सी से डी कितना होगा, लैम्डा बाय 4, बिकॉज ये इसका हाफ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से हाफ है इसका, ठीक है। दिस इज लैम्डा बाय 4, दैट मींस कि लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या होगा, 5 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2। इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/5, दिस इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर, राइट। तो ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू। अच्छा एक चीज और जो आप क्वेश्चन के एंड में देखेंगे तो वो दे रखा है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। सी वही बात है कि एक जब जब एक चैप्टर का क्वेश्चन आता है वो टफ तभी बन सकता है जब काफी सारे चैप्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो। अब y ये आ गया यंग्स मॉडुलस। जनरली बच्चे क्या होगा, वेव्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब एंड में अगर ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो डर जाएंगे, राइट। तो आपको डरना नहीं है, देखिए कि इससे क्या होता है, ठीक है। आपको y की वैल्यू दे रखी है एंड रो की वैल्यू दे रखी है। रो इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, राइट, एंड दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दे रखी है। अब ये जो है इनका लिंक जो है आपस में, ये आपकी बुकलेट में गिवन नहीं है, ठीक है। ये पार्ट और चैप्टर्स में भी पढ़ा जाता है, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जैसे हम वो करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इन अ मटेरियल, उसको निकालने के लिए वी कैन आल्सो यूज दिस फॉर्मूला y/ρ, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ y/ρ। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, राइट, वेव वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। किसी भी एक मटेरियल के अंदर अगर आपको मटेरियल की यंग्स मॉडुलस दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो उस मटेरियल के अंदर जैसे मेटालिक रॉड है, इसका हमको यंग्स मॉडुलस दे रखा है और मेटालिक रॉड की हमको डेंसिटी दे रखी है, तो उस मटेरियल के अंदर मतलब कितनी वेलोसिटी की वेव, व्हाट विल बी द वेव वेलोसिटी इफ वेव्स आर स्टार्टेड इन दिस मटेरियल, तो वो क्या होंगी, तो वो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये होगी हमारी वेव वेलोसिटी व्हिच विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 10⁻11 डिवाइड बाय 8 × 10⁻3, 2 × 10⁻11 divided by 8 × 10⁻3, right? So this will come out to be 10⁻8 divided by 4 square root of this. So this is equals to 10⁻4 divided by 2. This will be 5 × 10⁻3. ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। तो मेरे को वेलोसिटी पता चल गया, मेरे को लैम्डा भी पता चल गया, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन। तो अब हमारी y1 और y2 ये थी, ठीक है। ये मैं इनको अलग लिख लेता हूं, जो जो चीजें हमको पता चल गई हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन। y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल गिव अस द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव।
दिस विल बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 ठीक है। अब यहां पर एक और चीज क्या यूज हो गई, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। तो वही बात आती है कि एक जो टफ क्वेश्चन होता है वो सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स क्यों सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज इन लोगों को सब पता होता है कि ये ट्रिगो में भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज कोई बच्चा है कि जिसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसके मैथ्स में भी फिजिक्स में भी मार्क्स कम आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि तीनों चैप्टर्स के अंदर थरो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको तीनों चैप्टर्स में थरो नॉलेज है तो आप सारे चैप्टर्स अच्छे से फोड़ सकते हो, राइट। तो अब साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। सॉरी, एक चीज मैं गलत बता गया। जो हमारी स्टेशनरी वेव्स होती है वो तब बनती है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वेव हो, ठीक है। एक डायरेक्शन में एक वेव जा रही है, दूसरी इधर, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो साइन सी प्लस डी में करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 या फिर डी माइनस सी बाई 2, विच एवर इज जो भी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो दैट मीन्स अगर मैं डी माइनस सी कर दूं, नेगेशन का साइन होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस ऑफ सी नेगेशन डी बाई 2। या आप नेगेशन भी ना लिखे, नेगेटिव लिख ले, बिकॉज कॉस ऑफ थीटा अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव आता है तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा ही होता है। इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। तो जो भी आप कर सकते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ के एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया आपका, राइट। अब x इज इक्वल टू 0 पे आपको पता है कि एंटी नोड है, x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 पर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 में पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जब 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, उस टाइम पे तो तब होगा ये 1 है। अब अगर मैंने इसको, लेकिन लेट अस सपोज, क्योंकि एम्पलीट्यूड के अंदर ये वाली टर्म तो आएगी नहीं, एम्पलीट्यूड के अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी, 2a एंड दिस टर्म cos ऑफ 2kx प्लस 5 डिवाइड बाय होल बाय 2। अब अगर x इज इक्वल टू 0 है so that means this becomes 0। अब क्या बचा, cos ऑफ 5 बाय 2, so that means कि एम्पलीट्यूड कितना आया, 2a इंटू cos ऑफ 5 बाय 2। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos 5 बाय 2 शुड बी 1, cos ऑफ 5 बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये कब होता है, जब 5 सॉरी हाँ, तो 5 बाय 2 की वैल्यू क्या होती है उस टाइम पे, दिस इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। जब सॉरी दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट, पाई पर तो -1 होती है, सो दैट मीन्स कि 5 कितना होगा, 5 विल ऑल्सो बी 0, ठीक है ना। तो अगर मैं 5 को 0 पुट कर दूंगा तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल्स टू 2a, राइट। तो यहां पर 5 क्या हो गया, हमारा सब में 0 हो गया। तो इस चीज को यूज करके मेरे को इक्वेशन मेरी और सिंप्लीफाई हो गई, विच विल बिकम 2a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एंटी नोड इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। एंटी नोड की एम्पलीट्यूड कितना होगा, एक एंटी नोड है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a होगा। तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो हमारे यहां पर a की वैल्यू भी आ गई, विच कम्स आउट टू बी 10⁻⁻6 मीटर, राइट। ठीक है। अब यहां पर क्या है, k क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, और t को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन इंटू v अपॉन लैम्डा, ये मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है ना।
क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है जब ये एक अपनी साइकिल कंप्लीट करता है, और एक साइकिल में कितना डिस्टेंस चलता है लैम्डा, और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है v होती है। तो मैं t को v अपॉन लैम्डा आराम से लिख सकता हूं। जैसे हमारा v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। f क्या होता है, 1 अपॉन t ही होता है, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूं। तो मेरे को v भी पता है, मेरे को लैम्डा भी पता है, मेरे को k भी पता है, तो मेरी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो ये मैं अब क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट वाज आस्क्ड, राइट द इक्वेशन ऑफ द मोशन एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो ये आप निकालेंगे एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, x की वैल्यू डाल के, राइट, t की टर्म्स में आप निकाल लेंगे। एंड दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स इन द रॉड, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स कौन सी है, y1 एंड y2, ठीक है। तो ये आप आंसर निकालेंगे। सो बेसिकली व्हाट वाज रिक्वायर्ड इज कि मतलब कुछ उल्टा सीधा मैंने नहीं सोचा, कुछ भी ट्रिक मैंने नहीं लगाई, सिंपली जो मेरे को दिया था मैं बस उस वे में चलता गया, मेरी जितनी नॉलेज थी दैट वाज इट, कुछ अनशन नहीं सोचना। तो बेसिकली आईआईटी का पेपर ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, दैट्स इट। आपको पता है कि स्टेशनरी वेव्स दो वेव से बनती है, y1 और y2 आपको पता है। आपको मैंने यहां मिस्टेक करी थी, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे कि y2 की इक्वेशन के अंदर ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, आपको ये भी पता है। जहां पे दोनों इक्वेशन, दोनों वेव्स का ओमेगा और के सेम होना चाहिए, तभी ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, ये भी पता था आपको। अब आपको ये दे रखा है कि दो नोड्स बन रहे हैं, तो अब ये हो सकता था कि हाँ ये चीज, ये पार्ट मैं ना कर पाता, लेकिन अगर मैं ये ना करता तो इसके अलावा कोई और मेरा इस चीज का कहीं यूज ही नहीं आ रहा कि इधर भी दो नोड्स है और इधर भी दो नोड्स है, ठीक है ना। थोड़ी सी जो आपकी कमी थी वो ये थी कि हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये ना बताओ कि अगर यहाँ पे रिजिडली क्लैम्प्ड है तो यहाँ पे एक एंटी नोड होगा, सॉरी नोड होगा, और फ्री एंड पे एंटी नोड होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही डाला था टू इनकॉर्पोरेट दीज कंसेप्ट्स, लेकिन आईआईटी के अंदर जो कंसेप्ट्स आएंगे दोज विल बी कवरिंग ओनली फ्रॉम दीज कंसेप्ट्स ओनली, मतलब बुक से बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा। आप मतलब इसमें पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि क्वेश्चन जो होगा वो कभी आपका इस वजह से मिस नहीं होगा कि आपको कंसेप्ट नहीं आता था, ठीक है ना। कंसेप्ट सबको आते हैं, आपको भी अच्छे से आते होंगे, बट व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दोज हु विल मेक इट एंड दोज हु डोंट विल बी जिनको कंसेप्ट्स याद रहते हैं, ठीक है, और जो सिस्टमैटिक अप्रोच से इसको फॉलो कर सकते हैं। अब किसी को अगर अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जब भी रिजिडली क्लैम्प्ड होता है तो यहाँ पे नोड होता है, ठीक है, और फ्री एंड पे एंटी नोड होता है, तो अगर आपका सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसी चीज पे स्ट्राइक करेंगे। अगर आप वहां पे जाकर ये कंसेप्ट भूल जाते हैं देन इवेंचुअली देयर विल बी आपका एक नुकसान है, ठीक है ना, आपकी गलती है ये, राइट। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे पढ़ाया है दोज आर इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर नोड होगा और यहाँ पर एंटी नोड होगा, ठीक है। ये भी हम साउंड्स में भी करेंगे इनफैक्ट, राइट।